हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, 2023 और 2024 का एचटेट का पीजीटी का सीएस का एग्जाम हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस 2021 का और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 2022 का भी डिस्कस कर लेंगे। कम से कम 4-5 एग्जाम हमारे हो जाएंगे। ठीक है, एक दो मैं शॉर्ट्स आई विल ट्राई कि मैं बना दूँ जो भी टॉपिक हमारे रहते हैं उनसे रिलेटेड, या कोई छोटी वीडियो शॉर्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई विल ट्राई कि मैं बना दूँ। ठीक है, बट स्टिल जो भी है पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं एक बार हमारा सीएस वाला सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 91। कोड ऑफ वेब पेज इज रिटन बाय यूजिंग डैश। जो वेब पेज का जो कोड होता है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? सो वी नो वेरी वेल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एच टी एम एल लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो तो लैंग्वेज है, फिफ्थ जनरेशन की तो वो लैंग्वेज होगी। ठीक है, विनजिप जो है वो हमारी फाइल की वो होगी जिसमें हम फाइल को कंप्रेस करते हैं एक टाइप से। पर्ल भी हमारी लैंग्वेज होती है, बट यहाँ पे वेब पेज के लिए हम HTML का यूज करते हैं, तो आंसर HTML आ जाएगा। उसके बाद है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 बेस 10 इज इन हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। देखो, हर पेपर में कम से कम दो या तीन, मतलब दो तो आए हुए हैं, दो या तीन तो आते ही आते हैं। ठीक है, अभी हमने ये तीसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर नंबर सिस्टम का आया हुआ है। मतलब एक भी पेपर अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से करना। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल की हेक्साडेसिमल में, तो हमने कल जैसे पिछले वाले पेपर में भी डिस्कस किया, उससे पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कोई भी मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को जब अदर नंबर सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने ट्रिक लर्न की थी, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 539 बेस 10 जो है उसको हेक्साडेसिमल में करना है। ठीक है, तो 539 का बेस 10 है, इसको हमें हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, तो हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। 16 से करना है तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? दो लाइन हमें ऐसे लगानी है और दो लाइन हमें ऐसे लगानी है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले इसमें लिखना है, बीच में हमें 539। ठीक है, अब किससे डिवाइड करना है? 16, तो 16 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर होता है मेन, जो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है, इसी से हमारा आंसर आएगा। तो 16 को जब हम 539 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48। तो 16 थ्री जा 48, 4 पे तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 48। फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। 5 बचेगा, फिर 59, फिर से 3 पे ही जाएगा, है ना। तो फिर से 3 पे जाएगा और फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 11। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 डिजिट होती हैं और उसके बाद A B C D E और F तक होती है। तो A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C 12 को, ये 13 को, 14 को और ये 15 को। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स यूज होते हैं इसके अंदर। तो 11 की जगह आप 11 जो है वो बी को रिप्रेजेंट करे तो बी आ जाएगा। फिर 16 से करेंगे दोबारा, तो 16 टू जा 32, रिमाइंडर कितना बचा? 1, है ना। तो ये इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 1 और 11, मतलब 2 1 11 की जगह आ जाएगा बी और इसका बेस आ जाएगा 16। तो 2 1 बी 16, बेस 16। 2 1 बी देखो किसमें है, 2 1 बी, 2 1 बी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, 2 1 बी। ठीक है, ये बेस 16 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वन इज यूज्ड फॉर। ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वन। एमएस वर्ड जब हम यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वन जब शॉर्टकट की होगी वो किसकी होती है? डॉक्यूमेंट शेयर करने की, हेडिंग वन स्टाइल की,
कंटेंट को बोल्ड करने की या हेडिंग को बोल्ड करने की? बोल्ड करने के लिए तो बी यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। तो बोल्ड करने की तो ये दोनों कट ही जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो हेडिंग 1 इज द करेक्ट आंसर, हेडिंग 1 स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, काउंट इफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज एग्जैक्टली यूज टू। काउंट इफ फंक्शन जो होता है एमएस एक्सेल के अंदर वो किस लिए यूज किया जाता है एग्जैक्टली exactly, किस चीज के लिए? काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट ए गिवन कंडीशन, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर ब्लैंक, ये तो काउंट ब्लैंक करेगा, काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज, काउंट नंबर ऑफ रोज इन अ रेंज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट ए गिवन कंडीशन। मतलब कोई भी जो गिवन कंडीशन है, कोई भी जो गिवन कंडीशन देंगे हम, तो वो जो काउंट इफ फंक्शन है वो काउंट करेगा सेल्स को जो भी रेंज ऑफ सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट 95 रहेगा, हाँ। पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। ये क्वेश्चन 3 पेपर डिस्कस किए, तीनों में आए हुआ है एएलयू से रिलेटेड। कौन सा सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट होता है या मतलब जैसे सीपीयू के अंदर हमारे तीन होते हैं ना, एएलयू, सीयू और एमयू, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लॉजिक ये करता है? तो कौन सा करेगा? एएलयू करेगा ऑब्वियसली, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारी मेमोरी के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हमारे कंट्रोल करने के लिए, सीपीयू तो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूरा ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 96, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। अगर हमें एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट करने हैं तो क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे? फॉर्मूला टैब में जाके चार्ट्स पे क्लिक करेंगे? नहीं, फॉर्मूला टैब में तो चार्ट होता ही नहीं। डाटा पे क्लिक करके चार्ट्स, इंसर्ट मेन्यू पे जाके चार्ट, या व्यू चार्ट? तो इसमें आ जाएगा, देखो जब हमें कोई भी चीज इंसर्ट करनी होती है ना, जैसे हमें चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई भी शेप इंसर्ट करनी है, मतलब कोई भी चीज जब इंसर्ट करनी है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमेशा इंसर्ट टैब ही यूज होगा। तो हमेशा इंसर्ट टैब यूज होगा, तो इंसर्ट मेन्यू और फिर चार्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जैसे शेप इंसर्ट का आ जाए, पिक्चर इंसर्ट का आ जाए, कि कौन सा टैब यूज होगा, तो इंसर्ट टैब यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है 97, द बीसीडी नंबर ऑफ डेसिमल 473 इज। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बीसीडी। तो इसके लिए अब ये जो ये डेसिमल है 473, इसको कैसे सोल्व करते हैं? जैसे हम ना 4 4 के पेयर बनाएंगे, कि जब जैसे हम कन्वर्जन करते हैं ना उस हेक्साडेस मतलब बाइनरी, जैसे हेक्साडेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? 4 4 के पेयर बनाते हैं। तो वैसे ही इसके लिए भी 4 4 के पेयर बनाएंगे हम, ठीक है। बीसीडी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? जैसे 3 है, ऊपर हम क्या लिखते हैं? 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 0 नहीं, 1 आएगा। 1 2 4 करके करते हैं ना, 1 2 4 8 इस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो 2 और 3 के नीचे 1 1 आ जाएगा, बाकी जगह 0 0 आ जाएगा। ऐसे 7 बनाएंगे तो क्या आएगा? 7 के लिए क्या करेंगे? देखो ये है 3 के लिए, 7 के लिए क्या करेंगे? 7 के लिए क्या करेंगे? 4 2 6 और एक 7, मतलब यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 0। उसके बाद 4 के लिए क्या करेंगे? 4 की जगह 0, 4 की जगह 1, बाकी जगह 0, तो 0 1 0 और 0, ठीक है। अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हूँ, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। अब ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 0 1, मेरे को तो ये लग रहा है 1 2 3 3 0 हो गई, फिर ट्रिपल 1 हो गया, फिर डबल 0 हो गई, डबल 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है ना, इस डेसिमल के लिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 4 4 के पेयर में करेंगे। और ये हमने कैसे किया है? जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, मान लो जब इसको हम सोल्व करेंगे ना वापस, तो यही आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो कितने डिजिट, मतलब 4 4 के पेयर करेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से जब हम देखेंगे, तो इस वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 0, फिर 2 की पावर 1
इंटू जीरो, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1, फिर ये क्या है 0, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 होके ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, तो मतलब इसका आंसर आ गया 4। मतलब ये इतनी डिजिट 4 डिजिट थी, तो लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे भी देखो 4 है, तो 4 4 करके इसको सोल्व कर लेंगे। मतलब ये ना नंबर सिस्टम वाली देख लेना आप वीडियो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर 3 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 98 में क्या है, फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये हमने नॉर्मलाइजेशन वाले में किया था, 11th 12th की उसमें प्लेलिस्ट में है। तो इसमें क्या था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब नो एटम मतलब एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगी हमारे रिलेशन, जब एटॉमिक वैल्यू हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, जब फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे यही बोला है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये जो फॉर्म है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब होती है, जब कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके बाद बीसीएनएफ होता है, बीसीएनएफ बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, उसमें कब होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइम एट्री मतलब प्राइमरी की होनी चाहिए या सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आती है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी सुपीरियर स्टपल, या फिर हम ये कहें कि जॉइन डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म है हमारी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, काउंट सम कंप्यूट या मैक्स। एग्रीगेट फंक्शन हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक तो सम होता है, एक काउंट होता है, एक मैक्स होता है, एक मिन होता है, और एक हमारा एवरेज होता है। ठीक है, ये 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो जो कंप्यूट है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि कंप्यूट जो है वो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। सम, काउंट, मीन, मैक्स और एवरेज ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100, व्हाट इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन अ कंप्यूटर। मतलब जिसमें हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डाटा। बिल्कुल इजी है, इसका तो सबको ही पता है, कीबोर्ड है। ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हैं और नंबर्स भी, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर हमारी अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर कीज भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो कीबोर्ड आएगा। नेक्स्ट, ए क्यू फॉलोज, स्टैक और क्यू से रिलेटेड भी आएगा, ये हमारे डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टैक और क्यू से पक्का रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। 3 पेपर हो लिए, तीनों में आए हुए हैं। तो क्यू जो है हम किसको फॉलो करता है, फीफो को। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो जो है वो स्टैक फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसको स्टैक फॉलो करता है। 102, एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज, एसक्यूएल व्यूज जो हैं उसको हम और क्या बोलेंगे, सिंपल टेबल्स, वर्चुअल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स टेबल्स या एक्चुअल टेबल्स। तो यहाँ पे वर्चुअल टेबल, एसक्यूएल व्यूज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल टेबल। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड ना व्यू का एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी टेबल होती है जो जिसमें हम बेस टेबल से ड्राइव करते हैं टेबल को, तो उसमें भी यही था, व्यू आएगा उसका आंसर। तो इसी टाइप से एसक्यूएल व्यू में उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल टेबल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक। मतलब जब हम स्टैक के अंदर, स्टैक क्या होता है, जैसे मान लो हम अगर सिंपल एग्जांपल देखें कि क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई आपकी नोटबुक्स दे दो फॉर चेकिंग, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वन बाय वन, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक, ऐसे ही तो कलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जब हम चेक करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम वही उठाते हैं जो सबसे ऊपर रखी होगी। मतलब लास्ट स्टूडेंट ने, वैसे तो लास्ट स्टूडेंट ने सब रखी है वो बुक, लेकिन लास्ट बार लास्ट स्टूडेंट ने जो बुक रखी है,
ठीक है? वही सबसे पहले उठाई जाती है चेकिंग के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में से कोई बुक उठाने लगते हैं, तो हम सबसे पहले वही उठाते हैं, जो लास्ट स्टूडेंट ने रखी है। तो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये अभी डिस्कस किया था ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक फॉलो करता है। तो एक टाइप से ये स्टैक हो गया, ठीक है? तो जब इसके अंदर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, अब स्टैक के अंदर कोई भी जब एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे पुश, ठीक है? पॉप को हम कहेंगे जब कोई भी हमें डिलीट करना है, ठीक है? तो इसके अंदर है ना, स्टैक के अंदर पुश करना और डिलीट करना एक ही एंड से होता है, ऊपर से ही होगा जो भी होगा, मतलब ठीक है, रखी जाएगी या मतलब देखो, स्टूडेंट ने बुक रखी वो भी ऊपर से ही रखी, हमने चेकिंग के लिए उठाई वो भी हमने ऊपर से ही उठाई, तो मतलब एक ही एंड होता है इसका, जहां से बुक उठाई भी जाती है, कलेक्ट भी की जाती है, ठीक है? तो लीफ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? इंसर्ट करने के लिए पुश, डिलीट करने के लिए पॉप। जो क्यू होता है, जो FIFO को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसे होता है, उसमें मतलब एक रियर एंड होता है, एक फ्रंट होता है। तो ये फ्रंट होता है, ये रियर होता है। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो पीछे से इंसर्ट होगा, ठीक है? और डिलीट करना है तो वो आगे से डिलीट होगा, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस है स्टैक और क्यू में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आएगा। 104 नेक्स्ट, इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन ए क्यू, आ गया ना, इसी से रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड आ गया, स्टैक से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन है ये इनसे रिलेटेड। एट अ टाइम इन मतलब मान लो, जैसे मैंने अभी बताया था, ये क्यू है हमारा, ठीक है? तो इसके अंदर ए बी सी डी चार एलिमेंट हमें इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट कहाँ से होंगे? क्यू के अंदर कहाँ से इंसर्ट होंगे? पीछे से, रियर से, ठीक है? तो ए को हमने इंसर्ट किया, ए, फिर बी, फिर सी और डी, चारों में इसके अंदर हो गए इंसर्ट। डिलीट कहाँ से होगा? आगे से, फ्रंट से। तो इसने बोला है कि इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन ए क्यू, क्यू के अंदर रखे गए हैं, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, और डिलीट किया जाता है एक बार में सिर्फ एक एलिमेंट को, तो किस ऑर्डर में ये जो एलिमेंट है वो रिमूव होंगे? तो बताना किस ऑर्डर में रिमूव होंगे, क्योंकि हमें आगे से डिलीट करना है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? आगे से अगर हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? ए होगा डिलीट, ठीक है? फिर दूसरा एलिमेंट बी डिलीट हो गया, फिर तीसरा एलिमेंट सी डिलीट होगा, फिर डी होगा। मतलब जिस सीक्वेंस में हमने ये क्यू के अंदर डाले हैं उसी सीक्वेंस में हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो ए बी सी डी, यही सीक्वेंस आ जाएगी इसकी, ए बी सी डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इफ वन एट्रीब्यूट इज डेटर्मिनेंट ऑफ सेकंड विच इन टर्न इज डेटर्मिनेंट ऑफ थर्ड, देन द रिलेशन कैन नॉट बी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट जो है वो एक दूसरे को डिफाइन करा, मतलब ए टू बी जा रहा है रिलेशन, ठीक है? विच इन टर्न इज डेटरमिनेंट ऑफ थर्ड, और बी जो है वो सी को डेटरमाइन कर रहा है। तो इसने ये बोला देन द रिलेशन कैन नॉट बी। हाँ, ए जो है वो सी को भी करे, तो मतलब इस टाइप से जो ये रिलेशन है, तो ये होता है ट्रांजिटिविटी। और ये ट्रांजिटिविटी होती है तो नो ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, तो मतलब कौन से रिलेशन में ये नहीं होगा? तो फर्स्ट और सेकंड में तो होगा ये, क्यों? क्योंकि सेकंड के लिए तो क्या होता है कि फर्स्ट के लिए तो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सेकंड के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे हो रही है ट्रांजिटिविटी की बात, कि एक उसको डिटरमाइन कर रहा है, दूसरा उसको डिटरमाइन कर रहा है, तो पहला भी उसको डिटरमाइन करेगा, इस टाइप की बात हो रही है। तो इसके लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगा कि ये जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। इसने कैन नॉट पूछा है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है? अगर ये यहाँ पे पूछता कि इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि अगर कोई हमारा रिलेशन ट्रांजिटिविटी पे है, मतलब कोई भी ट्रांजिटिविटी उसके अंदर है, तो उसके लिए फिर हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड होती है। लेकिन इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो थर्ड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, यू कैन यूज डैश टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट। वेरी वेरी इजी, ये तो सबको ही पता है। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इजी था, सबको पता है। पी जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है, एस जो वो सेव के लिए होता है, ठीक है? 107, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड बाय। जो बेसिक आर्किटेक्चर दिया है कंप्यूटर का, बेसिक आर्किटेक्चर मतलब इनपुट हो गया, मतलब आईपीओ साइकिल जिसने दी है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये जो आईपीओ साइकिल है वो किसने दी है? इनमें से जॉन वॉन न्यूमन ने दी है, ब्लेज पास्कल ने दी है, गॉर्डन मूरे ने दी है, या फिर चार्ल्स बेबेज ने दी है? तो आंसर है जॉन वॉन न्यूमन। तो जो बेसिक आर्किटेक्चर दिया है कंप्यूटर का, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे,
ठीक है, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल पे बेस्ड है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। चार्ल्स बेबेज है वो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है, वी नो वेरी वेल। ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन मशीन भी वो बनाई थी, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ने हमारे डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन इंजन बनाए थे, है ना। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाए, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो हमारे चार्ल्स बेबेज है। क्या आप बता सकते हो मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे? मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या हम कहें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबीज हो गया, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहेंगे, या मॉडर्न फादर ऑफ, मॉडर्न फादर हम किसको कहेंगे, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर? तो मॉडर्न फादर हम कहेंगे एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जिसने बॉम्ब मशीन बनाई थी, फोर्थ फिफ्थ क्लास में कराया मैंने एआई के चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, ठीक है, ये फादर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन, in C file handling equivalent to scanf percentage d and value is। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बेस बता देते हैं। जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची ने डेवलप की थी, ठीक है, डेनिस रिची ने डेवलप की थी। इसके अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, जिनको हम वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे पाइथन के अंदर हमने वेरिएबल के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ चीजें ऐसे ही सिमिलर हैं इसकी भी, ठीक है। बट सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर दो हमारे यूज होते हैं, मतलब एक प्रिंटफ और एक स्कैनफ, ठीक है। प्रिंटफ हमारा उसके लिए आउटपुट के लिए, और स्कैनफ हमारा इनपुट के लिए यूज होता है। ये दो हमारे यूज होते हैं इसके अंदर। और तो इसने पूछा है कि सी फाइल हैंडलिंग के अंदर ये जो स्कैनफ है ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे परसेंटेज डी, देखो परसेंटेज डी का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को। ये जो एंड है बीच में, एंड ये जो है ये एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। ये एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए फिर ये वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ स्कैनफ एसटीडी इन और परसेंटेज डी एंड वैल्यू, तो ये फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में मैंने नहीं बताया है, एक बार जस्ट यहीं तक देख लेना इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। मतलब ऐसे स्पेशल प्रोग्राम जो यूजर को लोकेट करते हैं इंफॉर्मेशन वेब के ऊपर, ठीक है, वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन लोकेट करते हैं, उन प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम्स, उनको क्या बोलेंगे? लोकेटर इंजन बोलेंगे, वेब ब्राउजर बोलेंगे, रिसोर्स लोकेटर बोलेंगे, सर्च इंजन बोलेंगे। देखो अगर असिस्ट यूजर्स लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, लोकेट करता है इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए आ जाएगा सर्च इंजन, जैसे याहू, गूगल, ठीक है, इस टाइप के। नेक्स्ट, द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी इज। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो यूज होते हैं हर चीज के लिए, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ट्रांसमिशन टीसीपी आईपी टीसी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, मतलब हर चीज के लिए जो भी हम एक्शन कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, उसके लिए प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो ईमेल के लिए जब हम ईमेल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मतलब फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा। एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसी के अंदर आ रहा है मेल, मतलब एसएमटीपी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, या ये भी हो सकता है कि टर्मिनल नेटवर्क, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, एसएमटीपी। नेक्स्ट, which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides। मतलब पावर पॉइंट के अंदर ऐसा कौन सा व्यू होती है स्लाइड का जिसमें हम थंबनेल देख सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को, ठीक है। मतलब इजीली हम उनके थंबनेल देख के कि भाई कोई स्लाइड को अगर हमें ऊपर नीचे करना है, इधर उधर करना है, रीअरेंज करना है मतलब स्लाइड्स को, तो इजीली हम कर सकते हैं, यूजफुल है वो। तो वो कौन सा व्यू है पावर पॉइंट का? स्लाइड शॉर्टर है, स्लाइड शो है, स्लाइड मास्टर है, या नोट्स पेज है?
तो इसके अंदर आ जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ करके हमारी स्लाइड्स होते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ठीक है। तो इसके हम थंबनेल देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हम इन स्लाइड्स को इधर उधर मतलब विद द हेल्प ऑफ माउस हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में कर सकते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट है अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक हैज द फॉलोइंग स्कोप। एक वेरिएबल जो वो डिक्लेयर किया जाता है इस ब्लॉक में, इन ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो उसको हम कौन सा स्कोप बोलेंगे, फाइल स्कोप, लोकल स्कोप, क्लास स्कोप या ग्लोबल स्कोप। ये भी हमारा सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस से ही रिलेटेड है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस से, बट अब कम आने लगे हैं। अब पाइथन के ज्यादा आते हैं ना, पाइथन हो गया, आरडीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके ज्यादा आते हैं अब। बट ठीक है, हमें बेसिक तो पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसी से कवर हो जाएगी बहुत सी चीजें। तो यहाँ पे आ जाएगा लोकल स्कोप। लोकल स्कोप के अंदर ये जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, तो वो हमारा लोकल स्कोप होगा। अगर इससे बाहर होगा तो वो हमारा मेन होगा, ठीक है, या ग्लोबल जिसको हम कहें, ग्लोबल स्कोप। ओके, नेक्स्ट, which of the following provide the ability to query information from the database and insert tuples into, delete tuples from and modify tuples in the database? मतलब इनमें से कौन सी क्वेरी है जो हमें प्रोवाइड करेगी, मतलब डेटाबेस के अंदर, जिसमें हम टपल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं टपल को। तो इनमें से ऐसा कौन सा होगा? इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्वेरी या रिलेशनल स्कीमा। ये तो ऐसी कोई वो नहीं होती, ये तो वो हो गई, क्वेरी हो गई, ठीक है। तो हमारा डीएमएल इज द करेक्ट आंसर। डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो आरडीबीएमएस के अंदर है ना, एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारी होती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड नंबर पे होती है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे होती है डीसीएल, फोर्थ पे होती है टीसीएल, और क्या कर दिया मैंने, डीसीएम कर दिया यहाँ पे, डीसीएल, टीसीएल और लास्ट में आ जाएगी डीक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीडीएल होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर जब हम टेबल को क्रिएट कराते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? फर्स्ट आती है क्रिएट, जब हम टेबल को क्रिएट करा रहे हैं। और क्या करा सकते हैं? टेबल को ऑल्टर करा सकते हैं। ऑल्टर मतलब अगर हमें कोई भी रो इंसर्ट करनी है, कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है टर्नकेट। टर्नकेट में क्या हो जाएगा? अगर कोई भी रो या कॉलम हमें डिलीट कराना है। और फोर्थ होती है हमारे पास इसी के अंदर ड्रॉप। अगर हमें कंप्लीट टेबल ड्रॉप करानी है, मतलब डिलीट कराना है, उसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी विद स्ट्रक्चर। तो टेबल क्रिएट करा सकते हैं, उस टेबल के अंदर अगर रो और कॉलम अगर हमें चेंज करना है तो ऑल्टर करा सकते हैं। टर्नकेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी रो या कॉलम हमें डिलीट करानी है, पूरी टेबल डिलीट करानी तो ड्रॉप करा सकते हैं। डीएमएल के अंदर अभी हमने डिस्कस की तीन ही कमांड आती हैं, जैसे ये इंसर्ट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना। तो इसमें आ जाएगा इंसर्ट, डिलीट और थर्ड आ जाएगी अपडेट। अपडेट में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसके अंदर आ जाएगी ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। नेक्स्ट है टीसीएल, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसके अंदर आ जाएगी कमिट, रोल बैक और थर्ड वन इज सेव पॉइंट, ठीक है। और लास्ट हमारा डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इसके अंदर हमारी एक ही कमांड आती है सेलेक्ट। कई बार क्या होता है, सेलेक्ट कमांड पूछ लेता है, डीक्यूएल ऑप्शन में नहीं होता, तो हम डीएमएल टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इनके अंडर कमांड्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, क्या आता ही है हर बार। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस? सेल एड्रेस पूछा है। एमएस एक्सेल के अंदर जो सेल एड्रेस होता है, रो और कॉलम की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इनमें से कौन सा वैलिड है? बाकी सारे इनवैलिड है, सिर्फ एक ही है जो वैलिड है, तो वो कौन सा है? वेरी इजी। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर हमारे A1 हो गया, B1 हो गया, इस टाइप से हमारे सेल एड्रेस होते हैं ना। तो यहाँ पे ये बीच में कॉलन क्यों आएगा, सेमी कॉलन भी क्यों आएगा? तो D6 ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले कॉलम आता है फिर रो आएगी।
10H जो है वो उल्टा लिख दिया, H10 होता तो ये वैलिड होता, क्योंकि पहले कॉलम आती फिर रो आती है, तो पहले कॉलम D है उसके बाद रो है, तो D6 ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द राइट अप्रोच ऑफ इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच, ये टेस्टिंग से रिलेटेड है, कौन सी इनमें से राइट टेस्टिंग अप्रोच नहीं है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो, बिग बैंग अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, फंक्शनल इंक्रीमिनेशन, बॉटम अप अप्रोच। सपोज हमें ये नहीं पता, टॉप डाउन और बॉटम अप ये दोनों तो होती हैं, इंक्रीमिनेशन से नाम से पता चल रहा है इंक्रीमेंटल, तो ये भी टेस्टिंग अप्रोच हमारी होती है, लेकिन बिग बैंग अप्रोच ये कोई नहीं होती, बिग बैंग अप्रोच इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, which is the step in waterfall model that involves a meeting with the customer to understand the requirement, इनमें से waterfall के मॉडल के अंदर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वाटर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। वाटरफॉल का मतलब होता है जैसे पानी का झरना एक टाइप से, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मतलब बिल्कुल बेसिक होता है ये हमारा मॉडल। ठीक है, स्टार्टिंग में यही आया था, इसको क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी बोल देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है हमारा जैसे रिक्वायरमेंट या प्लानिंग हम कहें। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है कि एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, कितनी कुछ कॉस्ट वगैरह क्या कुछ होगी, कोई भी अगर हम हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके लिए बता रहे हैं सारी चीजें। उसके बाद डिजाइन होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट होता है, लास्ट में मेंटेनेंस, ऐसे करके इसके कुछ स्टेप्स हैं वाटरफॉल मॉडल के। तो यहाँ पे पूछा है इसने वाटरफॉल मॉडल के अंदर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट को अगर अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में होगा ना, कस्टमर रिव्यू भी बाद में होगा। ठीक है, तो ये चीजें रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज से रिलेटेड ट्रू कौन सा है, कौन सा है, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, ये वेयर क्लॉज जैसा ही होता है जो, लेकिन कॉलम्स के लिए यूज होता है, ग्रुप्स के उसमें। सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर रोज के लिए यूज होता है, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज, एक्ट एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज के जैसा एग्जैक्टली तो नहीं होता। ठीक है, रो और कॉलम के लिए भी नहीं होता, ये दोनों मतलब ये होता है ग्रुप के लिए। तो ये वैसे तो वेयर क्लॉज जैसा ही होता है, ये एसक्यूएल से रिलेटेड है। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी से रिलेटेड है ये, जिसमें वेयर मतलब सेलेक्ट स्टार करके जो हम क्वेरीज देते हैं ना, तो उसके अंदर, तो ये वेयर क्लॉज जैसा ही होता है हैविंग क्लॉज, लेकिन ये ग्रुप्स के लिए यूज होता है रेदर देन रोज। ठीक है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is generally used for performing task like creating the structure of the relation, deleting relation, अब यही हमने डिस्कस किया था ऊपर सारी डीडीएल डीएमएल, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि डीडीएल के अंदर स्ट्रक्चर किसमें क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट कमांड किसमें बताई थी, फर्स्ट में ही बताई थी है ना, डीडीएल के अंदर ही आती है। तो डीडीएल के अंदर आती है तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। डीएमएल में तो हम अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ डिलीट करते हैं, लेकिन डीडीएल के अंदर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कराते हैं, टर्नकेट करते हैं और ड्रॉप करते हैं स्ट्रक्चर को, तो यही बोला है इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इनमें से कौन सा टेस्टिंग जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड है। इसमें कौन सा है जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम है, एरर गैसिंग टेक्निक, डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो ये ध्यान रखना है, देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ना, व्हाइट व्हाइट कैसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, क्लियर कुछ करके भी बोलते हैं, क्लियर टेस्टिंग इस टाइप से, और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सी प्लस प्लस से रिलेटेड है। सी प्लस प्लस जो है वो बाजार ने स्टर्नस्टॉप के द्वारा डेवलप की गई थी, जो इसी का एक टाइप से मॉडिफाई किया गया था सी लैंग्वेज को। ठीक है, तो कुछ अपडेटेड चीजें हैं इसके अंदर, हम इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप की चीजें जो है वो आ जाती हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जो है वो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो उसके अंदर ये आती है टर्म कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है ऑब्वियसली, तो ये हम लर्न कर लेते हैं ताकि आगे अगर रिपीट हो क्वेश्चन तो हमें पता हो। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो यूजर टू मूव डाटा, मूव करने के लिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यस, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है विद द वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के उसमें, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, यूआरएल कंटेन्स, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है। तो ये क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www, यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, या सारी चीजें? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी ये कंटेन करता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी इसके अंदर कंटेन करेगा, और यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम तो होता ही है इसके अंदर, मतलब यूनिक तो होता ही है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, which of the following is not one of excel's what if function? एक्सेल का जो what if function होता है उसके अंदर कौन सा इनमें से नहीं है? उसके अंदर कौन सा नहीं आता? गोल सिक नहीं आता, सॉल्वर एड्स इन नहीं आता, सिनेरियो नहीं आता, या ऑटो आउटलाइन नहीं आता? तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ऑटो आउटलाइन। ऑटो आउटलाइन आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों होते हैं इसके अंदर व्हाट इफ फंक्शन में। नेक्स्ट, इन द गिवन डिक्लेरेशन ऑफ एरे फ्लोट हाइट 50। अच्छा, इसको पूछा है, 1 मिनट इसका मैं बता दूं थोड़ा सा। एरे क्या होता है? एरे जो वो कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको ग्रुप को हम बोलेंगे एरे, ठीक है। एरे की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हुई। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि जो इसने बोल रखा है फ्लोट हाइट 50, फ्लोट क्या होता है? हमारी डेटा टाइप है एक टाइप से, जैसे डेसिमल हमारे नंबर होते हैं ना 3.4, इस टाइप से। इंटीजर कैसा होता है? पूरा नंबर, जैसे 3 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये इंटीजर है। लेकिन जैसे पॉइंट्स में अगर कोई हमारा नंबर है तो हमारी फ्लोट डाटा टाइप होती है। तो फ्लोट जो वो हमारी डाटा टाइप है। फ्लोट हाइट जो वो 50 दे रखी है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एरो है, एरे है, ठीक है, उसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 2, 3, 4 इस टाइप से करके, और ये एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 50 हैं, ठीक है। तो एरे के अंदर है ना, हम इन नंबर्स को नाम देते हैं, मतलब एक टाइप से हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसका जो प्लेस है वो 0 है, सेकंड का हो जाएगा 1, थर्ड का हो जाएगा 2, इस टाइप से, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो प्लेस है वो 0 होगा, और जो लास्ट वाला होगा उसका प्लेस क्या होगा? 49, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेके 49, टोटल कितने हो गए? 50, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कोई भी नंबर ऑफ एरे दे दिया, मान लो यहाँ पे 2, 3, 5, 9 और 10 इस टाइप से दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक, मतलब ये इसका प्लेस हो जाएगा 3, इसका प्लेस हो जाएगा 4। मतलब हमने इंडेक्सिंग तो बाद में हम सोल्व करके देखेंगे, पहले मान लो हमसे ये ऐसे एरे दे दिया और हमसे पूछा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमारा टोटल एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे ये दे दिए तो हम काउंट तो कर लेंगे वैसे तो, लेकिन मान लो कुछ ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे जाए जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड और प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे अपर बाउंड मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 0। अपर बाउंड ये अपर होता है, ये लोअर होता है लास्ट वाला, तो 0 यहाँ पे अगर करेंगे तो 0 माइनस 49 और प्लस 1 करना है, +1। तो 0 माइनस, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सॉरी, अपर बाउंड ये होता है हमारा लास्ट वाला, 49 आगे आएगा, सॉरी सॉरी, 49 माइनस 0 और +1, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 50। तो 50 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने ये पूछा है कि फ्लोट हाइट 50 है, तो ये क्या रेफर कर रहा है? ये क्या रेफर कर रहा है कि हाइट 0 रेफर कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो हाइट 0 मतलब फर्स्ट जो ये यहाँ पे मैंने ये जैसे ये एरे लिया था, क्या हो रहा है ये, जैसे ये एरे लिया था तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे H0 है जैसे, तो ये जो H0 है वो किसको रेफर कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट को। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, फर्स्ट वाली बात ही बिल्कुल सही है हमारी।
यही सही है। दूसरा इसने बोला हाइट रेफर्स टू फर्स्ट एलिमेंट, किसको? हाइट बोल दिया लेकिन आगे कुछ लिख तो नहीं रखा, कोई नंबर तो दे ही नहीं रखा इसने, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हाइट 0+1 रेफर्स टू फर्स्ट एलिमेंट, नहीं, 0+1 1 हो जाएगा, वो तो सेकंड एलिमेंट को करेगा, ठीक है। उसके बाद h1 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, नहीं, 1 भी नहीं करेगा क्योंकि 1 की इंडेक्सिंग जो कर रखी है हमने मान लो, तो वो तो सेकंड एलिमेंट हुआ ना, क्योंकि इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो h0 की वैल्यू तो सेकंड एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट थोड़ी हुआ, तो हमारा फर्स्ट जो है वही पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइट 0 रेफर्स टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट, द फंक्शन सी इन, यही है ना, हाँ, सी इन एंड सी आउट रिजोल्व द नेसेसरी कन्वर्जन्स एट, ये सी प्लस प्लस से रिलेटेड है, सी इन और सी आउट, इसमें दो ये फंक्शंस यूज होते हैं। ये फंक्शंस क्या मतलब, दो ये यूज होते हैं इसके अंदर, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नेसेसरी कन्वर्जन है, कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, लिंकिंग टाइम, या नन ऑफ दीज? जो ये फंक्शंस हैं सी इन और सी आउट, इनको मतलब एक टाइप से ये कहें, जो इनके नेसेसरी जो है कन्वर्जन्स वो कौन से हैं कन्वर्ट करने के लिए? तो कंपाइल टाइम हो गया यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कंपाइल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। वेरी इजी, देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं, यहाँ पे जैसे हम इनपुट दे रहे हैं, बीच में प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, आईपीओ साइकिल जो होती है हमारी, इस टाइप से समझते हैं। हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, हमने इनपुट दी, तो वो कंप्यूटर के पास गई है, तो वो सीपीयू के पास जब जाएगी, तो वो एक टाइप से इनपुट इंटरफेस हुआ ना उसके लिए, कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, इनपुट इंटरफेस, क्योंकि उसको वो चीज इनपुट में मिली है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, प्रोसेस, फिर वो जब देगा हमें आउटपुट, जब वो हमें देगा, ह्यूमन बीइंग को जब वो आउटपुट देगा, तो वो हमें, हमारे लिए वो क्या होगी, इनपुट होगी, आउटपुट होगी। अगर हमें कोई चीज, मान लो अगर हमें प्रिंट आउट ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट आउट हमें मिल गया, पेज मिल गया, हमें प्रिंट मिल गया, तो वो हमें आउटपुट मिली है, तो वो हमें हमें हमारे ही लैंग्वेज में मिली होगी ना, तो ट्रांसफॉर्म करेगा इंफॉर्मेशन को फ्रॉम बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो इसने बाइनरी को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो हमारे लिए वो कौन सा होगा, आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट इंटरफेस होगा, इनपुट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें मिल रही है तो वो हमारे लिए आउटपुट है। बाइनरी से ह्यूमन है, ह्यूमन से बाइनरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन क्लिकिंग ऑन अ डैश ओपन अनदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज, जब हम उस पे क्लिक करते हैं, मतलब कहाँ हम क्लिक करेंगे कि क्लिक करते ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज ओपन हो जाता है। वेरी वेरी इजी, जब हम किसी भी लिंक पे या किसी भी उस पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम दूसरे वेब पेज पे या डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, तो उसको हम एंकर बोलेंगे, नहीं, हाइपरलिंक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, इन सी प्लस प्लस दिस ऑपरेटर यूज फॉर शिफ्टिंग बिट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर, जो ये ऑपरेटर होता है वो किसके लिए यूज होगा, मतलब यूज फॉर शिफ्टिंग बिट्स, ये मतलब बिट्स को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ से हमें एक चीज बात तो यहाँ पता चलेगी, तो कैन ऑल्सो बी यूज फॉर, और दूसरा किस चीज के लिए यूज होगा, ये वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, एडिशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, या डिक्रीमेंट के लिए? तो इसके अंदर ये हो जाएगा डिस्प्लेइंग वैल्यूज। तो जो ये वाला होता है ये तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, या फिर हम कहें इंसर्शन के लिए यूज होता है सी प्लस प्लस में। और जो दूसरा इसका ऑपोजिट ऐसे वाला होता है, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये यूज होगा हमारा एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल की वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है? एक्सेल के अंदर क्या होते हैं, चार्ट तो हम इंसर्ट करते हैं ना, वर्ड बुक नहीं होती, वर्ड तो एमएस वर्ड वो डॉक्यूमेंट अलग हो जाएगा हमारा। पेज की भी कलेक्शन नहीं होता, हम इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट। तो जो हमारी वर्क बुक होती है, ठीक है, वो वर्कशीट का कलेक्शन होगी ना। बाय डिफॉल्ट हमारे कितनी शीट होती हैं, 3 शीट्स होते हैं जब हम ओपन करते हैं वेब पेज को, सॉरी, वर्कबुक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में स्कोप रेजोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? तो इसके अंदर जो ये 4 डॉट है ना, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये हमें ध्यान रखना है, स्कोप रेजोल्यूशन किसको बोलेंगे, 4 डॉट को, ठीक है।
नेक्स्ट, इनहेरिटेंस अलाउज द फॉलोइंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी चीज ड्राइव करते हैं, जैसे पेरेंट हो गए, पेरेंट से चाइल्ड होता है, ऐसे ही कोई भी टेबल है, उस टेबल से हम अगर एक और स्मॉल टेबल बना रहे हैं, इसी से ड्राइव किया हमने, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसका हम क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसने बोला है इन सी प्लस अलाउ, क्या अलाउ करता है? क्लास रीयूजेबिलिटी अलाउ करता है, यस करता है। क्रिएटिंग है, हायरार्की ऑफ क्लासेस करता है, एक्सटेंडेबिलिटी करता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सारी चीजें हमें, मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब जो मैंने अभी बताया कि एक हमारी टेबल है, या इस टेबल से हमने एक और टेबल को ड्राइव किया, ठीक है, इस ये हमारी जो टेबल होती है जिससे हमने ड्राइव किया, ये हमारी पेरेंट टेबल होती है या बेस टेबल हम कहें। और जिस टेबल को हमने ड्राइव किया है, छोटी टेबल, ये हमारी चाइल्ड टेबल होती है, या ड्राइव्ड टेबल या चाइल्ड टेबल हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारी टेबल होती है, ये जो इनहेरिटेंस है, मतलब ये जो इनहेरिटेंस प्रोसेस कह लो या कुछ कह लो, जो ये इनहेरिटेंस है, ये क्या अलाउ करता है सी प्लस प्रोग्राम में? तो यहाँ से तीन चार चीजें हमें सीखने को मिलेगी। एक तो जो इनहेरिटेंस है वो हमें अलाउ करता है क्लास रीयूजेबिलिटी। अगर मान लो हमने सी प्लस प्लस के अंदर क्लास क्रिएट किए, तो उसको रीयूज कर सकते हैं हम। दूसरा, हायरार्की ऑफ क्लासेस कर सकते हैं, और एक्सटेंडेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फॉर्म अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल से रिलेटेड है ना, तो इन एक्टिविटीज को हमें अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मॉडलिंग, सबसे पहले हम बनाने बैठ जाएंगे, या प्लानिंग करेंगे, या डिप्लॉयमेंट करेंगे, या कंस्ट्रक्शन करेंगे, या कम्युनिकेशन करेंगे। अब मान लो कोई हमारे पास आता है, ठीक है, कोई भी पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर्सन से उसको जैसे रिक्वायरमेंट है, मतलब किस टाइप का उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, तो उससे हम बातें करेंगे ना। सबसे पहले तो कम्युनिकेट करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे फिर, ठीक है, कि हमें क्या कुछ, कौन कितनी कॉस्ट होगी, क्या कुछ होगा, सारी चीजें हम, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे? मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? डेप्लॉयमेंट। यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता था लास्ट में, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है। कोई बात नहीं, जितने भी दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये आएगा सबसे पहले ई बी ए, ई बी ए की ऑप्शन में ये ई बी ए, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो EBADC, मतलब पहले क्या होगा? कम्युनिकेशन होगी, प्लानिंग होगी, मॉडलिंग होगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी, फिर डेवलपमेंट होगी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसी के ये सॉफ्टवेयर जो ये HD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल, HDLC, ठीक है, उसी की एक टाइप से स्टेप्स मान लो। इनको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कौन से फेज में क्या होता है, कौन से फेज में क्या होता है। दो तीन फेजेस के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। अब इनमें से DDL कमांड देखो, तीन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा या चौथा क्वेश्चन आ चुका होगा ये, है ना, RDMA से रिलेटेड। तो कौन सा इनमें से DDL कमांड नहीं है, ये पूछा है। तो DDL कमांड में हमारे कौन कौन से होते हैं? क्रिएट होती है, टर्नकेट होती है, ऑल्टर होती है। अपडेट नहीं होती। अपडेट हमारी किस में होती है? DML में होती है। अपडेट हमारी किस में होती है? DML के अंदर आती है। तो इसने पूछा DDL के अंदर कौन सी नहीं होती, तो अपडेट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। बैटरी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। पावर पॉइंट के अंदर मतलब ऐसा कौन सा व्यू होता है जिसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट टाइटल दिखेंगे या बुलेट्स दिखेंगे, मतलब टेक्स्ट दिखेगा सिर्फ?
तो टेक्स्ट किस में दिखता है हमें? आउटलाइन व्यू में दिखता है, नोट स्पेस व्यू में दिखता है, स्लाइड सॉर्टर में दिखता है या स्लाइड शो में? स्लाइड शो में तो पूरी जो जैसे स्लाइड शो हम करते हैं तो उसके अंदर तो हमें जो स्लाइड का कंटेंट होता है वो पूरी ही स्लाइड पे दिखाई देता है, मतलब पूरी स्क्रीन पे हमारे दिखाई देता है। तो स्लाइड शो तो नहीं होगा, उसमें तो सारा ही आ गया ना सब कुछ। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, छोटी छोटी स्लाइड्स थंबनेल दिखाई देते हैं जिसमें हम रीअरेंज कर सकते हैं हमारी स्लाइड्स को, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके है ना। नोट्स पेज व्यू तो सिर्फ उसके लिए होता है, मतलब जो प्रेजेंटर होता है उसके लिए। आउटलाइन व्यू एक ऐसा व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर जिसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द कमांड सेंटर ऑफ एमएस एक्सेस फाइल दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल इज कॉल्ड। एमएस एक्सेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस बेस क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली डेटाबेस किस ऑप्शन में, एक ही में है डेटाबेस विंडो, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या कहा है कि इसने कमांड सेंटर ऑफ एमएस एक्सेल एक्सेस फाइल दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस विंडो। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन ए स्टैक, स्टैक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया। इफ ए यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, कोई भी एक स्टैक है और वो खाली है और फिर भी जो यूजर है वो एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई ये ऑलरेडी खाली है तो इसमें से क्या ही निकालेंगे हम, है ना। कोई भी स्टैक एम्प्टी है और उसमें से यूजर जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अंडरफ्लो, एम्प्टी कलेक्शन, ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन तो क्यों ही कहेंगे, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे अंडरफ्लो। ये हमें ध्यान रखना है, अंडरफ्लो। जब कोई भी स्टैक खाली है और उसमें से यूजर जो है रिमूव कर एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब बोलेंगे? जब ऑलरेडी हमारा जो स्टैक है वो फिल है ऊपर तक और फिर भी यूजर उसके अंदर और एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐड करना या इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ओवरफ्लो। मतलब पहले से ही हमारी मतलब स्टैक जो फुल है फिर भी उसको ओवर करने की क्या जरूरत है, और भी फिल करने की क्या जरूरत है, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो मतलब जो खाली है फिर भी रिमूव किया जा रहा है, उसमें से करने की कोशिश हो रही है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर एंड द अदर कंपोनेंट्स। फिर से आ गए सीपीयू से रिलेटेड। सीपीयू का ऐसा पार्ट जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर के सारे फंक्शनैलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करता है और अदर कंपोनेंट्स के साथ भी। तो वो तो हमारा एक ही करता है भाई, कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरेशन से रिलेटेड। जनरेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या था? वर द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज वीएलएसआई? नहीं, वीएलएसआई तो हमारी फोर्थ में थी। वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स टू यूज बिल्ट इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस? नहीं। यूज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो थर्ड में थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, सॉरी सेकंड में थी, थर्ड में नहीं थी। वर द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट? यस, आईसीएस यूज हुए थे। देखो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी फर्स्ट में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर यूज हुए थे ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब की जगह बाद में ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे। थर्ड जनरेशन में अभी हमने डिस्कस किया क्या यूज हुए, आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुए, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर हम कहें माइक्रो कंप्यूटर्स, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। और फिफ्थ में क्या यूज करें हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आउटपुट सिग्नल्स कैन ए गेट हैव? अब ये जो गेट्स वगैरह ये हमने ट्वेल्थ में फिजिक्स में किए होंगे अगर आपको याद है तो, है ना। ट्वेल्थ क्लास में किए थे, एंड गेट, नोर गेट, और गेट, इस टाइप से, और नोट गेट। बेसिक गेट तो हमारे ये तीन होते हैं, उसके बाद नैंड होता है, नैंड होता है, और नोर होता है, जो हमारे यूनिवर्सल गेट जिनको हम बोलते हैं। तो अब कितनी आउटपुट सिग्नल हमें मिलेंगे किसी भी गेट्स में? अब कोई भी गेट हो, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कितने भी गेट में अगर हम कितने भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट हमें सिर्फ एक ही मिलेगी, ठीक है। तो ओनली वन आउटपुट हमें एक ही मिलेगी, तो ओनली वन आउटपुट सिग्नल वी विल रिसीव, ओनली वन आउटपुट सिग्नल कैन ए गेट हैव, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज, अगर किसी भी वेरिएबल का मान लो ए है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या आएगा? जीरो आएगा, वन आएगा, इक्वल टू वेरिएबल ही आएगा, या इनवर्स ऑफ द वेरिएबल आएगा?
तो जब हम किसी वेरिएबल का कंपोनेंट करके फिर कंपोनेंट करते हैं तो इक्वल टू वेरिएबल आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि -1 है, नहीं पहले 1 है वो, ठीक है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब उसका माइनस कर दिया, -1 आ गया, दोबारा से माइनस करके फिर से माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आ गया ये। तो 2 बार जब हम किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट से रिलेटेड। इन एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट की पूछी है शिफ्ट प्लस F5, किसकी होती है शिफ्ट प्लस F5? वेरी इजी। Start a slideshow from the current slide, start a slideshow from the first slide, close the slide window show, या go back to the first slide during the running slide show. वेरी इजी। इसका आ जाएगा स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। मान लो हम हमारे पास है ना 50 स्लाइड्स हमने बना रखी हैं और हम है ना 48 हमने ओपन करनी है, मतलब 48 पे हमने क्लिक कर रखा है। तो अगर हमें स्लाइड शो करना है और करंट स्लाइड से करना है, मतलब 48 वाली से ही स्टार्टिंग करनी है हमें, करंट जो हमने ओपन कर रखी है, तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करना होगा। अगर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए, फर्स्ट स्लाइड से करानी है स्लाइड शो, तो उसके लिए खाली F5 फंक्शन की, सिर्फ F5 स्टार्टिंग से, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से, ठीक है। क्लोज करने के लिए तो एस्केप यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 141। अ जेनरिक फंक्शन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग। ये हमारा उप से रिलेटेड है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी से रिलेटेड है। उसमें जेनरिक फंक्शन जो है कैन क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग, कैसे क्रिएट हो सकता है जेनरिक फंक्शन हमारा? इनहेरिटेंस से, डाटा हेडिंग से, पॉलीमॉर्फिज्म से, या टेम्पलेट से? तो इसका आंसर आ जाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट से जेनरिक फंक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मैंने बताया था, एक टेबल से दूसरी टेबल को ड्राइव करना। डाटा हेडिंग जो होता है, डाटा हेडिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल डाटा ऑब्जेक्ट को, मतलब इंटरनल ऑब्जेक्ट डाटा है, कोई भी अनऑथराइज्ड डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, मतलब कोई भी जो इंटरनल ऑब्जेक्ट डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डाटा हाइडिंग, ठीक है, ताकि अनऑथराइज्ड कोई भी उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए डाटा हाइडिंग यूज होता है। पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म तो जो होता है ना वो एबिलिटी होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा टेम्पलेट। जेनरिक फंक्शन क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्री प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन द चेक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। MICR, OCR, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, ठीक है, ये हमारे स्कैन करने के लिए यूज होते हैं। तो जो बैंक में जो चेक को, मतलब चेक के जो प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, प्री प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, उसके लिए यूज किया जाता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बार कोड रीडर, जो ये लाइंस होते हैं ऐसे ऐसे, जो पैकेट्स की चीजें लाते हैं उसमें ये बार्स होते हैं, ठीक है। तो अ, उस पे बार कोड रीडर को रीड करने के लिए, तो ये इनके अलग अलग यूज है, इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। कंसिडर द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इन टेक्स्ट इंड and y is equal to x. The statement y is equal to 25 and x is equal to 2 into x plus 30. Update the values of x and y. देखो यहाँ पे C++ की ये दी हुई है, इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। तो इंट x की वैल्यू जो होगी वो इंट x हमने डिक्लेयर कर दिया, इंट x इंटीजर वैल्यू होगी x की। दूसरी लाइन में क्या डिक्लेयर किया, इंट एंड, ये एंड नहीं है वैसे, इसको बोलते हैं एम्परसेंड टाइप, मतलब एड्रेस स्टोर करता है। तो इंट मतलब इंटीजर की वैल्यू ही होगी y के अंदर भी, ठीक है। तो मतलब जो y का एड्रेस है वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, मतलब x और y इक्वल हो गए, एक टाइप से इक्वल ही हो गए ना। तो इसमें ये बोला कि y की वैल्यू 25 है, तो मतलब x की भी 25 हो गई, क्योंकि अगर x जो एड्रेस है y का वो x के इक्वल है, तो y की वैल्यू भी तो x के इक्वल होगी। तो इस स्टेटमेंट को इसने बोला है x इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 30। इसको अपडेट करना है x और y की। तो y की तो सेम रहेगी 25 25 25, यहाँ पे ये रॉन्ग है तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
तो बच गए ये 3। अब y की तो तीनों में सेम है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे हम। x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे 25, तो 2 इंटू 25 और प्लस 30 कितना हो जाएगा +30। तो 25 इंटू 50 हो जाएगा, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। तो y की 25, x की 80, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये हमें ध्यान रखना है बस थोड़ा सा यहाँ पे कि इंटीजर ही वैल्यू ले रखी है, और जो y है वो x के इक्वल दे रखा है इसने, एंड y की वैल्यू x के इक्वल, मतलब इसका एड्रेस x के इक्वल। नेक्स्ट, MS ऑफिस विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। मतलब MS ऑफिस के अंदर कौन सी ऐसी मतलब बार कह लें, बार ही कहेंगे उसको, यूज की जाती है क्विकली एक्सेस करने के लिए। जो कॉमन जो कमांड्स होते हैं ना हमारी, अ, जो कॉमन कमांड्स होती हैं उनको क्विकली एक्सेस करने के लिए कौन सी बार यूज होती है? स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार या टाइटल बार? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेटस बार तो हमारी सबसे नीचे होती है, तो ये तो नहीं होगी। तो इसमें आ जाएगा टूल बार, मेन्यू बार भी नहीं होगा, टाइटल बार में तो टाइटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच सिंबल शुड बी यूज टू पास द ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस इन C++? कौन सा सिंबल यूज होगा ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, रेफरेंस देने के लिए? पास द ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, यही तो इसने पास ही तो किया था ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये देखो y की वैल्यू यहाँ पे, एक सेकेंड कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी जो y x वाला किया था हमने, हाँ ये रहा। इसमें देखो, इसमें ये क्या किया है इसने, पास ही तो किया है, रेफरेंस ही तो दी है इसको। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, ये कौन सा सिंबल यूज होगा, सॉरी, पास द ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस। तो इसके लिए कौन सा यूज होगा, एंड, ये एंड टाइप ऑफ यूज होगा सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है रिलेशनशिप, उसको हम क्या बोलेंगे, इन बिटवीन और अमंग, इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, फील्ड, ये इसी के नाम है सारे, फील्ड और कॉलम, तो ये इसी से रिलेटेड है सारा। रोज को हम कहेंगे टप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, a linear list of elements in which deletion can be done from one end, जिसको हम फ्रंट बोलते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंसर्शन जो है कैन टेक प्लेस ओनली एट द एंड, मतलब ये एक लिस्ट है, लीनियर लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, ए बी सी डी कुछ भी करके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका हमें पहले। तो इसने बोला है कि जो डिलीशन है वो होता है एक एंड से, मतलब फ्रंट से डिलीशन होगा जिसको हम फ्रंट बोलेंगे, और इंसर्शन होगा टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड, मतलब रियर से होगा। तो इंसर्शन यहाँ से, डिलीशन यहाँ से, ये किसको बोलते हैं, क्यू में होता है या स्टैक में होता है? स्टैक में तो दोनों चीजें इंसर्ट एंड डिलीशन इकट्ठा ही होता है, ऊपर से होता है टॉप से, तो ये आ जाएगा क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का जो फॉलो करता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये। तो 4-5 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आए हुए हैं। वट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एक टेबल से दूसरी टेबल को ड्राइव करना। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ड्राइव करना क्लास को बेस टेबल से। एक तो हम एक ही टेबल को ड्राइव करें, और मल्टीपल आ गया तो बहुत सारी टेबल ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? ड्राइविंग ए ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस टेबल, ड्राइविंग ए ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। एक से ज्यादा बेस क्लास से जब हम ड्राइव करते हैं टेबल क्लास को, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इन विच स्टेज इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड एंड इंश्योर्ड दैट दे आर एरर फ्री टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स? मतलब जब कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है, तो कस्टमर को कर देने से पहले, मतलब कस्टमर की मिलने से पहले, हम एक टाइप से कहें, तो डेवलपर को कैसे, मतलब कौन सा ऐसा फेज होगा जिसमें डेवलपर को वो एरर फ्री का पता चलेगा, इंश्योर होगा कि वो जो सिस्टम है वो एरर, मतलब जो सॉफ्टवेयर वो एरर फ्री है। कोडिंग करते टाइम तो नहीं पता चलेगा उसका, तो टेस्टिंग करते टाइम ही पता चलेगा, डिजाइन तो कर दिया होगा उसने, ठीक है। तो टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, टेस्टिंग करते टाइम, मतलब यूजर को दिया नहीं है हमने यूज करने के लिए, उससे पहले वो एरर फ्री है या नहीं, वो तो टेस्ट करने से ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड दैट इज गटर मार्जिन, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन किसके कहेंगे एमएस वर्ड के अंदर? गटर मार्जिन, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, जब प्रिंट लेते हैं तो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन ऐड करते हैं उसको कहेंगे मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग।
मतलब राइट वाले को कहेंगे, या मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, बाइंड जैसे बाइंड करते हैं ना हम बुक्स नोटबुक्स को, बाइंडिंग नोटबुक लेके आते हैं, उसको कहेंगे, या मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, या आउटसाइड जो करते हैं पेज से आउटसाइड वाले को कहेंगे, मतलब किसको कहेंगे। तो वैसे तो ये इजी है। बाइंडिंग साइड, जब हम बाइंड करते हैं ना, तो जो बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, उसको हम बोलेंगे गटर मार्जिन। तो जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है, इस साइड से हमें मार्जिन लेना है, तो जो हम मार्जिन छोड़ेंगे ना, जिस साइड से हमें बाइंड करना है, बाइंडिंग साइड को, उसको हम बोलेंगे गटर मार्जिन। तो ये हमारे हो गए टोटल 60 क्वेश्चन। अगेन 2021 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।